मैं शुक्रगुजार हूँ सिंध थिंक फोरम का कि उन्होंने इस अहम मौजू पे राय अम्मा को तब्दील करने के लिए इज्तिमा किया। किसी भी सोसाइटी में राय अम्मा को तब्दील करने का सबसे मौसर तरीक़ा यही है कि इस तरह की महफ़िलें मुनक़्क़िद की जाएं और इसको ऊपर की सतह से निचली सतह तक लाया जाए ताकि आवाम में जो तब्दीली पैदा हो उसी से ही बुनियादी तौर पे तब्दीली होगी। ये अब जी अजीब इत्तेफाक की बात है कि पिछले साल मुझे एक निजी महफ़िल में गैर रस्मी महफ़िल में सिंध के वज़ीर आला से कुछ सवाल करने का मौका मिला। तो मैंने उनसे पूछा कि कराची में जो रोटी की कीमत है वो ज़्यादा क्यों है, लाहौर और इस्लामाबाद में कम क्यों है। तो पहले तो खैर उन्होंने जवाब नहीं दिया, मगर जब मैंने ज़्यादा ज़ोर दिया तो उन्होंने कहा कि इसकी सारी ज़िम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी की है जो कैपेबल नहीं है। तो ज़ाहिर है उन्होंने इस बात का इकरार किया कि 14 साल से जो ब्यूरोक्रेसी आई है वो सिंध पब्लिक कमीशन के ज़रिए उसकी नाअहली को अपनी नाअहली, ज़ाहिर है उनकी नाअहली है। अच्छा, ये कमीशन की जो नाअहली है और इसमें करप्शन है, इसके बहुत गहरे असरात। एक पाकिस्तान सिंध जैसे सूबे में जहाँ शहरी तजाद भी है, देही तजाद भी है और मुख्तलिफ तजादात हैं, तो जब मेरिट पे काम नहीं होता तो उन लोगों को बड़ा मौका मिलता है जो सिंध की यूनिटी को ख़राब करना चाहते हैं। उन्हें एक तरह से ज़िंदगी मिलती है, वो लोगों को एक्सप्लॉइट करें कि जनाब आपका कोई इस सूबे के अंदर हिस्सा नहीं। दूसरे ये कि जब अपॉइंटमेंट ही पैसे की बुनियाद पे होगा तो उसका ज़ाहिर सारा नतीजा जो है तरक्की के रुकने के नतीजे में होगा। ह्यूमन रिसोर्स जब ख़राब होगा तो गुर्बत का लेवल भी ख़त्म नहीं होगा और तरक्की भी नहीं होगी। अब ये जो बात है कि पर्चे आउट हो जाते हैं, ये आज के दौर में बड़ी अजीब लगती है। अब तो ये असल में रियासत की ख्वाहिश नहीं है, वरना ये सारा निज़ाम नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद तब्दील हो जाना चाहिए था। अब कोई ज़रूरत नहीं है कि 2 साल पहले या 2 महीने पहले पेपर तैयार हों और 2 दिन पहले जो है किसी लाड़काना के सेंटर पे या दादू या कराची पे भेजे जाए। अब तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट एग्ज़ामिनेशन रूम होने चाहिए जिसमें आईटी के ज़रिए और लैपटॉप के ज़रिए हर तालिब इल्म को अलग से पर्चा मिल सकता है। यानी अगर आप वो टेक्निक इस्तेमाल करें जो लेटेस्ट टेक्निक है तो पर्चा भी उसी दिन बन सकता है। वो कोई अब मुश्किल काम ही नहीं है कि आप जो डेटा बैंक बनाएं उसके अंदर 10,000 सवालात रखें और आखिरी वक्त में माहिरीन उसका बटन दबाएं तो हर स्टूडेंट के पास अलग पेपर जाएगा। तो वो तो यानी अगर चाहे तो नकल का सलीम अहमद साहब ने सारी ज़िंदगी काम किया है, एग्ज़ामिनेशन में वो ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मैं तो एक आम आदमी के तौर पे कह रहा हूँ कि अगर ये नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें तो पर्चे आउट होने और इसके बारे में नकल का मामला ही ख़त्म हो सकता है। वो तो बिल्कुल बुनियादी सूरत हाल हो सकती है। दूसरा सवाल ये कि कमीशन कैसा हो। असल बात यह है कि इस पर बहस करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती ये है कि जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो हमारी कौमी असम्बली सेनेट भी और सिंध की असम्बली या बाकी, उन्होंने कभी 1 घंटा भी तालीम, सेहत और रोज़गार की सूरत हाल पर बहस नहीं की। हर हफ्ते 15 दिन महीने में रिपोर्ट आती है कि सिंध की रिज़ल्ट आए, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का जो है वो जो तालिब इल्म थे वो पीछे रह गए, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनके बच्चों ने टॉप कर लिया। इतने ये तक खबरें आई कि एनएडी के में जो एंट्री टेस्ट हुआ उसमें जो लाड़काना और हैदराबाद डिवीज़न के लोग थे उनके सबसे कम नंबर थे। कोई भी वजह हो, या कराची के कम नंबर थे। कभी असेंबली में इस बात पे बहस नहीं हुई। असल में तो असेंबली को एहतसाब का काम करना चाहिए ना। ये जब टोनी बिनर वज़ीर-ए-आज़म थे बरतानिया के, तो एक खबर छप गई बरतानिया के अखबार में कि उनकी अहलिया ट्विटर तलाश कर रही हैं कि उनके बेटों का रिज़ल्ट ख़राब आया है। तो इस पर बरतानवी पार्लियामेंट में बहस शुरू हो गई थी और पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की बेगम तो ट्विटर को तलाश कर लेंगी, मगर बाकी लड़कों का क्या, बच्चों का क्या होगा। तो नतीजा ये निकला कि टोनी ब्लेयर ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर की। कई दिन पार्लियामेंट में बहस हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि आज बरतानिया की बुनियादी पॉलिसी तालीम 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 है। तो उस जैसे जदीद मुल्क में पार्लियामेंट ने मेयार गिरने के मामले पे बहस की। तो अब अगर कमीशन, अब इस पे कानूनी माहिरीन को बहस मुबाहिसा करना चाहिए
کہ ایک آزاد اور خود مختار کمیشن کیسے بن سکتا ہے جو ایڈمنسٹریٹیولی بھی طور پہ آزاد ہو، فائنینشیل بھی طور پہ آزاد ہو، اور اس میں چیئرمین اور ممبران کا جو تقرر ہو وہ کس طریقے سے ہو تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی کے اعتبار سے کام کر سکیں۔ اس میں ہم پنجاب کی بھی مثال لے سکتے ہیں، بھارت کے صوبوں کی جو اسٹیٹ ہے وہاں کی بھی ہم مثال لے سکتے ہیں، وہاں بھی اسی طرح کی مافیاں تھیں۔ اب دیکھیے میرٹ کا نقصان کیا ہے، حافظ نعیم کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے۔ مجھے ایک برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے ایک کونسلر سے میرا رابطہ ہوا، تو انہوں نے کہا جی اگر ایمانداری سے آپ کو قانون کے مطابق آپ کا معاملہ ہے تو ہماری یونین کونسل بنا لیجئے، وہ جماعت کے لوگ ہیں، اگر کوئی گھپلے کی بات ہے تو ادھر چنسر ہارٹ کے اس میں چلے جائیے۔ اب رجت پسند جماعت اسلامی جس کا ایجنڈا ہی عوام کے خلاف ہے، جو لوگوں کو 1000 سال پیچھے لے جانا چاہتی ہے، اس کرپشن کی بنیاد پہ لوگوں کے دماغوں میں سرایت کر رہی ہے۔ یہ بہت یعنی اس پہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ میرٹ پہ کام نہیں کریں گے، لوگوں کو مسائل حل نہیں کریں گے، تو رجت پسند قوتیں جن کا ایجنڈا تباہی اور بربادی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کی تھنکنگ پہ تو کسی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان جیسی شخصیتوں کو، ان جیسی جماعتوں کو موقع ملے گا سماج میں مضبوط ہونے کا، اور وہ صرف کراچی میں نہیں ملے گا بلکہ لاڑکانہ میں ملے گا، نواز شریف میں بھی ملے گا۔ تو اتنا زیادہ سنگین مسئلہ ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سوچ و بچار کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ محفلیں ڈیولپ کرنی چاہیے، اور اس پہ کہ ہم کس طریقے سے ایک آزاد اور خود مختار کمیشن کا جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج یہ بہت اچھی محفل ہے، بہت اچھی پریزنٹیشن ہے، ایسی محفلیں اور ہونی چاہیے اور ماہرین کو آنا چاہیے۔ میں مبارکباد دوں گا منتظمین کو کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ شکریہ۔